नमस्कार, आप देख रहे महाबहस में आपके साथ हूं अजय वत्स। माफिया राज और आतंकवाद पर कानून का शिकंजा कस चुका है, क्योंकि यूपी में अब है कानून का राज। सीएम योगी की सरकार जिसने बदल दी है यूपी की तस्वीर। पहले काम लखनऊ से आगे नहीं बढ़ पाता था, पर अब यूपी में विकास के कामों को गिनाना मुमकिन नहीं है। पहले भाई भतीजावाद था, अब योगी की सरकार है जो दिन रात काम कर रही है। काशी से आज सामने आया कुछ इसी तरह, इन्हीं शब्दों में पीएम मोदी की ललकार। पीएम मोदी ने योगी के काम पर मुहर तो लगाने का काम किया ही, विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। 2017 से पहले की सरकारें और 2017 के बाद की योगी सरकार के फर्क को साफ साफ रख दिया। अब सवाल यह है कि क्या किसमें है मोदी और योगी की इस जोड़ी को रोकने का दम? आज महाबहस इसी पर। का शंखनाद। हर हर महादेव। पूरब से पश्चिम तक जोर आजमाइश। काशी में पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। यूपी में भाई भतीजावाद खत्म। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। ओवैसी और एसपी का पलटवार। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते। जिस प्रदेश में पंचायत चुनाव में पुलिस मार खा रही हो, लोग हथगोले बम कट्टा लेकर के आए हो, पुलिस खुद स्वीकार कर रही हो, जहां पत्रकार पिट रहे हो, जहां विपक्ष के प्रत्याशी उठा लिए गए हों, उनके पर्चे फाड़ दिए गए हों, वहां कह रहे हैं कि राम राज्य है। प्रियंका के प्लान यूपी पर बीजेपी का प्रहार। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार सक्रिय हैं और यह कहना कि कोरोना के बाद आ रही हैं, वो कल भी थी, आज भी हैं और निरंतर वो उत्तर प्रदेश में निवास कर रही हैं, लोगों के दिलों में, जज्बात में। तो लोग जैसे गर्मी आती है तो वो घूमने के लिए नैनीताल और मंसूरी और हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। पता चला कि जाड़ा आया तो मुंबई या और कहीं चले जाते हैं। वैसे चुनाव आता है तो कुछ राजनीतिक घराने ऐसे हैं कि वो अपने टूर पे निकल पाते हैं, जो उनका टूरिज़्म का उनका शौक़ है, पॉलिटिकल टूरिज़्म, तो राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जी हाँ, तो राजनीतिक घराने पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं और यहां पर आज जो हुंकार सुनाई दी है, मोदी की हुंकार, योगी की हुंकार, क्या मोदी और योगी की जोड़ी को रोकने का है किसी में दम? 2022 में आज जो काशी से आवाज उठी है। मेरे साथ अशोक पांडे प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, अनिल भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता और उमर फारूक एआईएमआईएम। पूछूंगा सवाल में एआईएमआईएम से भी, क्योंकि ओवैसी साहब भी आज यूपी में हैं और उनकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे उनको आतंक और आबादी पसंद है। लेकिन पहले तो अनुराग भदौरिया जी, किसमें है दम इस जोड़ी को रोकने का? आज जो ललकार पीएम मोदी ने दी है, फर्क जो गिनाया है 2017 के पहले की सरकार और अब की सरकार में, किसमें है दम रोकने का इस जोड़ी को? देखिए एक बात मानिए कि सिर्फ दम समाजवादी पार्टी में है, जो 2022 में 22 साइकिल की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी आउट होगी, ये आप आज नोट कर लीजिए।
एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर में देखा आपने कोरोना काल में किस तरह से लोगों की मौतें हुई थी, किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए लोग रोडों पे तरस रहे थे और उनका दम घुटने से मौतें हो रही थी। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, ना बेड मिल रहा था, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था हो रही थी, और नदियों में लाशों को तैरते हुए लोगों ने देखा और नदी के किनारे लाशों को जानवर नौचते नजर आए। और जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, और आपने अपनी आंखों से देखा होगा चीरहरण जिस तरह से हुआ, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे कानून व्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ पे एसपी को थप्पड़ मार देते हैं पुलिस के अनुराग जी, कार्यकर्ता, वो पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे हैं। वो अनुराग जी, काउंटर भी हो जा रहा है आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा कि बड़े अच्छे तरीके से योगी जी ने संभाला कोरोना के दौरान यूपी को, ये भी कह दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सबसे ज्यादा इतनी ज्यादा बदहाल व्यवस्था तो कहीं देखने को नहीं मिली। बनारस में भी आपने देखा होगा कि ऑटो में ही एक व्यक्ति की जान निकल गई, ऑटो में झूला हुआ था, लटका हुआ था। आपके पास वो होगा? तो आप में है दम, क्या आप में है दम? उन्होंने कहा है कि 2017 तक भाई भतीजावाद था, आतंकवाद था, माफिया राज था, आज कानून का राज है। तो यही तो कह रहा हूं कि आज गुंडा राज है, जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास नाम कहां गए बीजेपी के अशोक पांडे जी? भाई जुड़े कि नहीं जुड़े? है और कहीं विकास नहीं है, इनके पास विकास गिनाने को भी नहीं है। 4.5 साल हो गए ओंकार विकास नहीं गिना पा रहे हैं, अभी भी 17 में चले जा रहे हैं। 17 की बात करते हैं, 17 से लेके 12 से 17 के बीच में जो विकास हुआ है उसी का या तो उद्घाटन कर रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हैं, अपना काम गिनाते हैं, क्या काम किया। अब जो आपको आपके लिए वो कहते थे जो राज, आप अभी वही अल्फाज उनके लिए कुछ और यूज कीजिए ना आप। ये गुंडा राज वाली बातें तो आपके लिए वो कहते थे, आप भी उनके लिए ये कह रहे हैं, लगेगा कि आप उनकी नकल कर रहे हैं। प्रभु, अरे चीरहरण तो आपके सामने हुआ कि हमने नहीं बोला, थप्पड़ तो आपके सामने एसपी को मारा गया। अरे दीजिए, अशोक पांडे जी अगर जुड़ जाएंगे तो वो आपको वो बताएंगे, इस पर जवाब देंगे। लेकिन ओंकार सिंह साहब तो फोन पे कह रहे थे, आपने देखा कि नहीं देखा? और डीएम साहब तो खुद ही कह रहे थे आपकी एसपी को, आपकी सपा के कार्यकर्ता को आने दो, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दूंगा, फिर क्या हालत करता हूं उसका। ये तो मैं नहीं कह रहा था, ये तो डीएम कह रहे थे। आपने डीएम की बाइट भी देखी है, तो चला दीजिए दोनों बाइट। डीएम साहब की बाइट चला दीजिए, एसपी साहब की चला दीजिए, जिनको थप्पड़ लगा था क्या कह रहे थे वो सुना दीजिए जनता को, जनता सुनना चाहती है। ओके अनुराग भदौरिया जी, होल्ड मैन, कम ऑन, लेट द बीजेपी कम टू रिप्लाई यू। ओंकार सिंह जी, किसमें है दम मोदी और योगी को रोकने का? क्या कांग्रेस में है? समाजवादी पार्टी दावा कर रही है समाजवादी पार्टी। आपने ही हमको कह दिया कि हम में कोई दम नहीं, जब आपने ही मित्र कह दिया हम में कोई दम नहीं, सिर्फ हमें भदौरिया चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो हम क्या आपसे बात करें? जिस दिन दम होगा उस दिन जब आप समझ लीजिएगा दम होगा तो हमको बुलाइएगा। कैसे भाई? बहुत किसने कहा ये? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बातों का नाम। आपने जब आप अपने आदमियों से कह रहे थे कि मुझे भदौरिया चाहिए और किसी में दम नहीं है, जब आपने पूछा नहीं, आपने बिल्कुल गलत सुना ओंकार नाथ जी। चेन में कोई दम नहीं गलत, आपने बिल्कुल सुना आपकी बात। आप पता नहीं, आप गलत समझ गए, आपने आधी बात सुनी, आधे सच को सुना, लेकिन पूरे सच पर ध्यान दीजिए। आपको यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं पॉलिटिकल टूरिज्म करने आ रही हैं कल से प्रियंका गांधी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब तक घरानों में भाई भतीजावाद होता था, अब योगी की सरकार है। इस पर गौर कीजिए। आप आधी बातें सुन के क्या निष्कर्ष निकालने लगते हैं? छोड़िए उन बातों को ओंकार जी, प्लीज कम इन। मोदी जी का जवाब दीजिए, योगी आदित्यनाथ का जवाब दीजिए। नहीं, मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये आपने, मैंने कह दिया, ये आपने गलत सुना। जो भी सुना, जो आप कह रहे हैं ऐसा वो बात ही नहीं थी। चलिए बताइए ओंकार जी, जवाब दीजिए पहले। अच्छा सुनिए, मोदी जी का दम मैंने देख लिया कि बनारस का पुलिस कमिश्नर, उसको बीएचयू से रुद्राक्ष पहुंचना था, तो उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपनी गाड़ी से रुद्राक्ष पहुंच जाए, मोटरसाइकिल से पहुंचा। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जब जाम समस्या इतनी बड़ी है तो बाकी वो क्या करेंगे? जो जाम नहीं हटा सकता है वो बाकी कौन सी समस्याएं हटा देगा, कौन सी पूरी कर देगा? ईश्वर ही मालिक है। क्या कर दिया मोदी जी ने भाई, जिसके लिए आज सवेरे से रेडियो और क्या कहते हैं चैनल सारे के सारे चीख रहे हैं। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, और अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना महिमा मंडन करेंगे तो बाकी एमपी चुनाव ही हार जाएंगे। किसी का तो आप इतना दिखाएंगे नहीं, ना कोई 1500 करोड़ दे पाएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो बाकी एमपी कैसे जीतेंगे?
इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं, किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। पूरे पूर्वांचल में खड़े थे आज वो और पूरे यूपी को संबोधित कर रहे थे। और इतना ज्यादा क्या कहते महिमा मंजन करने की क्या जरूरत थी? वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए, लोगों से मिले जुले, बातचीत करे, जो व्यवस्था करनी है उसको करे। वो जो किया है वो बता रहे थे। आपने इतना हंगामा कर दिया, आपको मालूम है इतना हंगामा आपने कर दिया कि उसका नतीजा क्या हुआ कि अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है टाउनशिप बनारस के अंदर। और नतीजा क्या हुआ कि नगर निगम वालों ने सारे बिजली के खंभे और तार सब गिरा दिए। उनको ये नहीं मालूम कि इसमें केबल वायर भी है। पूरा केबल जो कनेक्शन था बनारस का 90% वो सब का सब ध्वस्त हो गया। फिर जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो रात भर काम किया और सवेरे 4 बजे जाके वो केबल चालू हुआ है। तो जहाँ मापा धापी मची हुई है, कोई काम थोड़ी हो रहा, खाली उनको दिखाने की बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने क्या ओके, ठीक है, जाम हटाया। बीजेपी विल रिप्लाई अगेन। मैं यही कहूंगा, हालांकि मोदी जी तो कह गए कि आज पुरातन काशी आधुनिक अवतार में अब आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार हो गई है। श्रृंगार हो गया रुद्राक्ष से पूरा। अनिल भारद्वाज जी, क्या आपको भी सुनाई दे रही है क्या? आज वो शंखनाद सुनाई दिया क्या? 2022 का शंखनाद हर हर महादेव के नारे के साथ मोदी ने कर दिया। यहां पर मोदी योगी ने बिल्कुल जिस तरीके से आज मोदी ने योगी की प्रशंसा की है और विकास की बात की है, और पूर्वांचल की अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक नगरी और अगर राजधानी अगर एक तरह से मानी जाती है, वहाँ जिस तरीके से एक जोड़ी बनाने की कोशिश की गई है, उसका मैसेज पूरी तरीके से पूरे प्रदेश जाएगा। खास तौर पे पूर्वांचल में बीएचयू सेंटर है, आज जो अस्पताल का उद्घाटन हुआ है वो आप समझिए कि कहाँ से नहीं, बलिया से बनारस तक और आजमगढ़ से, मऊ से और गोरखपुर तक से लोग जाते हैं। हम लोग जब वहाँ रहते हैं तो जाहिर बनारस की पहले बनारस को प्राथमिकता दी जाती है, बीएचयू को। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो निश्चित रूप से चुनावी तैयारी है। देखिए सारे दल चुनावी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आज मोदी ने योगी को सीधे सीधे आगे किया। आप देखिए जी, पहले बीच में उड़ रही थी कि तमाम बातें, चाहे मीडिया हो चाहे लोग कह रहे थे कि योगी और मोदी में नहीं पट रही है और ये होगा वो होगा, तमाम बातें। बहुत लोगों को ना उम्मीदी हाथ लगी होगी आज। अनिल जी, बहुत लोग ना उम्मीद हो गए होंगे। बातें खत्म कर दी जी। 6 बार अनिल जी मैं बता दूं, हमने गिना कि 6 बार तारीफ की आज प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की। करीब करीब हर मुद्दे पर, कानून व्यवस्था का मसला हो, चाहे विकास की बातें हो, कोरोना को संभालने की बातें हो, 6 बार तारीफ की। ओके, अनुराग भदौरिया जी। बिल्कुल बात हुई, मुझे यार किसी का फोन आया था, मैंने बोला था। अनुराग जी, आप कहीं और बात कर रहे हैं क्या? अरे इधर तो बात कर लीजिए अनुराग भदौरिया जी। कट गया फोन क्या? जी नहीं कट रहा है आप। ओके अनुराग जी, आज पीएम मोदी ने एक तरफ आपको दिखाया आईना, कानून व्यवस्था से लेकर के विकास, कैसे लखनऊ तक काम रुक जाते थे, आगे नहीं बढ़ते थे। तो ओवैसी साहब ने भी आईना दिखाया है आप लोगों को, कहा है कि आज भी यूपी का मुसलमान पिछली कतार में है, 70 साल 75 साल बाद भी। कौन जिम्मेदार? देखिए, हमारा काम तो धरातल पे दिखाई पड़ता है। एक्सप्रेस हमने बनाया तो उस पे सभी लोग चलते हैं, आपके सामने है। हमने मेट्रो बनाई, आपके सामने है। 1090 हमने महिला सुरक्षा के लिए बनाया, आपके सामने है। पुलिसिंग हमने मजबूत की, 100 डायल बना के आपके सामने है। हॉस्पिटल हमने चाहे रामनलोया हो, चाहे जौनपुर का हॉस्पिटल, चाहे बदायूं का हो। नहीं, अनुराग जी, मैं आपको बता देता हूं, आज ओवैसी साहब ने मुरादाबाद में खड़े होकर क्या कहा, जो आपका गढ़ है। उन्होंने कहा कि लिटरेसी सबसे कम मुसलमानों में, महिलाएं सबसे कम शिक्षित मुसलमानों में, अब ग्रेजुएट सबसे कम मुसलमानों में, नौकरियों में कम सबसे मुसलमान। तो आप लोग तो उन्हीं की राजनीति करते रहे थे, सेक्युलर बात की बातें आप लोग करते हैं। आप में सुन तो लीजिए, जो मैं आपको विकास गिना रहा हूं, बीच में कूद पड़े। मैंने कहा कि कौन क्या कहता है, इससे समाजवादी को फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता होगा। समाजवादी काम की बात करते हैं, समाजवादी लोग नहीं कौन किससे गठबंधन कर रहा है, कौन नेता क्या कह रहा है, जनता क्या कहती है, जनता की क्या समस्या है। ओवैसी आपको सीधी चुनौती दे रहे हैं, आप पर उंगली उठा रहे हैं। आप जवाब देंगे ना कि मुसलमानों के लिए क्या किया आपने? अच्छा, मैं जो कह रहा हूं वो आप नहीं सुन पा रहे, मुझे लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी जनता की चिंता करती है, जनता का सामाजिक विकास कैसे हो, सामाजिक न्याय कैसे मिले, जनता अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले। तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती है समाजवादी पार्टी, आप ये कह रहे हैं? इसलिए समाजवादी पार्टी रोड पे और सरकार से लड़ती है, प्रदर्शन करती है, जैसे तहसीलों में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने किया।
हम समाजवादी लोग जनता के अधिकार के लिए रोड पे हैं। हम किसी के कहने तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया आपने, आप मानते हैं ना? ओवैसी ने जो कहा है वो सच ही कहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, समाजवादी लोग हर समाज के चिंता करते हैं, ये समाजवादी को करने दो ना जनता की चिंता। आप जो क्या ओवैसी आके ताल ठोक रहे हैं आपके गढ़ में भाई, मुरादाबाद में 6 में से 4 सीटों पर खड़े कर रहे हैं वो। मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं अब मुरादाबादी बिरयानी इस बार कौन खाएगा? ओवैसी खाएंगे कि आप खाएंगे? ये सवाल खड़ा हो गया ना। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने घर वापस भेज देगी। यहाँ पे विकास, वही तो पूछ रहा हूँ किसमें है वो दम? समाजवाद का राज होगा जिसमें सबको समान अधिकार मिलेगा, समाज में उन्नति होगी, यहाँ जाति धर्म की राजनीति नहीं होगी, सिर्फ विकास और उन्नति की राजनीति होगी। 2022 में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात होगी। कैसे उत्तर प्रदेश को विकसनशील प्रदेश बनाए, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जैसे समाजवादियों ने 2012 से 17 के बीच में किया था, हम करके दिखाएंगे। और समाजवादी लोग हमेशा विकास की राजनीति करते रहेंगे। आपको लेकिन ओवैसी की बातों का जवाब नहीं देंगे योगी जी। आप उत्तर प्रदेश तो वोट किससे लेंगे? आपको बहुत चिंता रहती है अनुराग जी, मुझे आपकी चिंता है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। ओवैसी आपका खेल खराब कर दें, आपके गढ़ में खड़े होकर के आपसे सवाल कर रहे हैं मुसलमानों के लिए क्या किया। मैं आपकी चिंता है भाई। मेरा तो भैया पूरा उत्तर प्रदेश मेरा घर है। ओके, ओंकारनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश मेरा घर है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता समाजवादी की चिंता है। समाजवादी लोग जनता की चिंता करते हैं। समाजवादी नेता कौन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं करते। जैसे ओंकारनाथ सिंह, एक बार आप भी बता ही दीजिए मुसलमानों ओवैसी के सवाल पर, क्यों मुसलमानों के साथ आज तक भेदभाव हुआ यूपी में? ओवैसी का ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की बदहाल हुआ है। भाई सवाल इस बात का है, ओवैसी कोई मुसलमान के ठेकेदार तो है नहीं। पहले वो जहाँ के रहने वाले हैं वहां पर तो उनका कोई असर है नहीं। वो यहाँ आके अगर बोल रहे हैं, आप उनको हाईलाइट कर रहे हैं, तो हम क्या उसका कह सकते हैं? नहीं, हाईलाइट कर रहे हैं। बगल में बिहार में देखिए कितनी सीटें जीत गए, बिहार के समीकरण को बदल डाला। आपने देखा नहीं लगता है बिहार के नतीजे? अरे क्या सीटें जीत गए साहब, काहे नहीं बंगाल में बदल दिया? बंगाल में बदल लेते। तेजस्वी को रोक दिया। तेजस्वी यादव शायद सीएम होते अगर ओवैसी मैदान में नहीं होते। रोका है तेजस्वी को, ये आपकी गलतफहमी है। पता नहीं, चुनावी ये अनिल भारद्वाज जी इस पर बताएंगे, रोशनी देंगे, तेजस्वी डालेंगे, समझे आप? लेकिन आपसे तो पूछा है कि क्या मुसलमानों के लिए आप लोगों ने, आप हो समाजवादी पार्टी हो, आप लोग तो मुसलमानों के लिए काम करते थे। ओवैसी कह रहे क्या किया? कुछ नहीं किया। मुसलमान के लिए नहीं, हमने देश के लिए क्या काम किया ये इतिहास। मुसलमानों के लिए क्या किया? सेक्युलर पार्टी से सम्मिलित, सिख भी सम्मिलित, ईसाई भी सम्मिलित। अच्छा मैं जवाब दे दूं? मैं जवाब दूं? क्या बता दीजिए। मैं तो तब से बहुत देर तक पूछ रहा था आपसे। अनुराग जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन आप लोगों ने जो अशोक पांडे जी आखिरकार जुड़ गए मेरे साथ, आज पीएम के साथ काफी व्यस्त थे उसी प्रोग्राम में, काफी देर से आ पाए अभी तक। पीएम तो बहुत देर पहले गया। अशोक जी, नहीं उनको व्यस्त नहीं रहने दो, तो 2022 तक उनको ऐसे ही बाहरी बाहर रहना है। अब उनको तो सत्ता में आना नहीं, कुछ तो पांडे जी को रहने चक्कर पड़े हो। अब 2022 के 22 तक आप चली चलाई की बेरा है। कहाँ चक्कर पड़े हो पांडे जी? आप इनकी चली चलाई की बेरा है। आप पांडे जी रटी रटाई बातें कर रहे हो, जनता की बात कर लो, महिला सम्मान की बात कर लो। महंगाई, डीजल पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, उसकी बात कौन करेगा? उसकी भी बात कर लो। प्रभु खाली चिल्लाओगे कि डीजल पेट्रोल के बारे में बोलोगे, बेरोजगारी के बारे में बोलोगे। जनता बेरोजगार है, परेशान है, लाचार है और आत्महत्या पे मजबूर है। ये उत्तर प्रदेश आपने बनाया है, उसके बारे में तो बोलो कुछ। सरेआम महिलाओं का छेड़खानी हो रहा है, उसके बारे में तो बोलो कुछ। एसपी साहब फोन पे कह रहे हैं कि हमको थप्पड़ मारा, गोला मारा। अरे अनुराग जी सुन तो लीजिए एक बार। नहीं बोलोगे सरेआम, यहाँ तो नहीं चलेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह आप अपने उत्तर प्रदेश के अधिकारी में डीएम साहब का कैमरा हटाओ, उसके बाद हम समाजवादियों को देखते हैं। एक तरफ कैमरा हटा के आप समाजवादियों को दिखा रहे हो, दूसरे पर आपके कार्यकर्ता पुलिस वालों को थप्पड़ मार रहे हैं। तो ये गुंडा राज अराजकता का माहौल कहाँ है भैया? बीजेपी लोग ने तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के अधिकारियों को कार्यकर्ता बना दिया है। बोले जाओ आप कार्यकर्ता हो, समाजवादियों में एफआईआर करो, एफआईआर करके जेल भेजो। यही काम रह गया है। जनता के बारे में नहीं सोचना। जनता करा रही है, किसान धरने पे बैठा है, आतंकियों के साथ खड़े हैं। पूरा प्रदेश देख रहा था जब कोरोना संक्रमण फैल था, उसकी चिंता नहीं।
नदी में ला सकते हैं। हम मोदी की बस्ती नहीं लगाएंगे। न जाने कितनी माताओं की कोखें उजड़ गई इनके इस बयान से। दूसरा देश होता तो अखिलेश यादव के खिलाफ लाखों की कार्रवाई होती। ठीक है, ओके अनुराग जी, अशोक जी रुक जाइए। अनिल भारद्वाज जी रुक जाइए। अरे अनुराग जी रुक जाइए, नॉन स्टॉप आप बोलते हैं तो मतलब कि आपको तो बोलने की प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, आप तो मतलब कितनी प्रैक्टिस आपने कर ली है, हमें भी फेल कर देते हैं आप। हाँ, जबकि मेरा बोलना पेशा है। अनुराग जी ये मुद्दे तो उठेंगे। आज क्या पीएम मोदी ने काशी के मंच से एजेंडा सेट कर दिया है कि अब इस बार विकास और कानून व्यवस्था जिसमें योगी सरकार ने परफॉर्म किया है और यही है एजेंडा। आपने बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला, प्रधानमंत्री जी को एक बार अनिल जी की बात ले लेते हैं। अनिल भारद्वाज की, अनुराग जी, देन आई विल कम टू यू अगेन प्लीज। आप कुछ देर थोड़ा पानी पीजिए, गला सूख जाएगा। ओके अनिल जी। देखिए, इस बार जो मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं रहेगा, ये तय मानिए। दूसरा, विकास की बात होगी और सबसे ज़्यादा सियासी समीकरण की बात होगी। चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, चाहे जातिगत हो और चाहे संप्रदायवाद की बात करें। तो ये जो मोदी आज वहाँ गए थे वो सीधा संदेश है, चुनावी तैयारी है। और पूर्वांचल को पहले अगर देखा जाए, पहले दौर में मोदी ने सीधे पूर्वांचल को साधा है बनारस के जरिए, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात मैं बताऊं, देखिए जो पंचायत चुनाव थे उसमें ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर भाजपा ने बहुत जोर दिया। क्यों? क्योंकि ब्लॉक बहुत होते जिले में, जिला पंचायत एक होता है सदस्य, लेकिन जो ब्लॉक होते हैं और वो उसके बहुत कार्यकर्ता होते हैं, तो वो लोग जो काम करेंगे संगठन के लिए, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो चुनावी रणनीति तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव से शुरू हुई थी। और आज मोदी ने जो कहा है बनारस में, तो पूर्वांचल ही अगर सद गया तो समझिए कि आप भाजपा सरकार की वापसी हो सकती है। अगर यूपी को साधना है तो पूर्वांचल को साध लीजिए, तो सरकार बन जाएगी। 160 से ज्यादा सीटें यहीं पर आ जाती है। देखिए, ओके ओंकार नाथ सिंह जी, जो एजेंडा आज मोदी जी ने यहां सेट किया आकर के, उसका जवाब तो विपक्ष को देना होगा, तलाशना होगा आप लोगों को ना। चुनावी मैदान में उतर गए मोदी योगी, उन्होंने कह दिया कि हमने ये किया, आपने क्या किया, हम में ये दम है, आप में क्या है, हम बताते हैं जी। अरे हम बताते, अभी अनिल भाई एक बात कह रहे थे, ब्लॉक प्रमुख वाली बात। ब्लॉक प्रमुख अगर इतना महत्वपूर्ण होता तो समाजवादी पार्टी ने भी सारी सीटें जीती थी जिला पंचायत ब्लॉक में, और उसका 2017 में चुनाव था। सवाल इस बात का नहीं है। इन्होंने एक काम शुरू किया था अपराध को नियंत्रण करने का, वह नियंत्रण उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाप्त कर दिया, जिला पंचायत के चुनाव में समाप्त कर दिया। जिस तरह से 350 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित तो हुए हैं और जिस तरह से सुन रहे हैं अशोक पांडे जी हुए, आप समझिए कि इन्होंने एक पैदा कर दिया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ आजमगढ़ जिले का, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूँ। लालगंज तहसील में लालगंज ब्लॉक, उस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह हुआ करते थे, क्रिमिनल हैं, दुनिया जानती है। अब की वो सुरक्षित हो गई तो उन्होंने अपनी एक नौकरानी को, जो उनके यहाँ काम खाना बनाती थी, उसको निर्विरोध बीजीसी बनवाया और निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनवाया। और ऐसे ही छेकवा ब्लॉक के मुन्ना सिंह को बना दिया गया। ऐसे ही वहां पर क्या कहते, 2 बाहुबली लड़ गए पलना ब्लॉक में, वहां पर प्रदीप सिंह और सोनू सिंह, और सोनू सिंह और प्रदीप सिंह ने 8 लाख 9 लाख। आप ये सब तो नहीं समझाएंगे ना ओंकार जी जाकर लोगों को, आपको तो जवाब इस बात का देना होगा। यही मैं समझाऊंगा लोगों को। योगी जी ने डेवलपमेंट किया, अजय जी, माफिया को जेल में डाला। अजय जी, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये आप जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप 8 लाख में बीजीसी खरीद के ब्लॉक प्रमुख बना रहे हैं। वो जब 50 लाख खर्च करेगा तो वो करोड़ों कमाएगा। तो आपका ये मुद्दा होगा चुनाव में, आप कांग्रेस का ये एजेंडा होगा, इस एजेंडे पर कांग्रेस उतरेगी मैदान में, जो आप बता रहे हैं कि आप बीडीसी चुनाव को मुद्दा बनाएंगे। उतरेगी कि अगर आपको गुंडा, बदमाश, दलाल, पैसा चोरी करने वाला बनाना है तो आप जरूर भारतीय जनता पार्टी को बनाइए। और अगर आपको कायदे से, ईमानदारी से। अशोक पांडे जी, एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं अनुराग जी को लाऊं, क्योंकि अनुराग जी को ले आऊंगा तो फिर कोई बोल नहीं पाएंगे आप लोग। यस, देखिए आपको बता दें
कि ये सही है कि ये इसके पूर्व जो भी ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का चुनाव होता था, निश्चित तौर पे जिसके हाथ में डंडा है तो भैंस वही ले जाता था। लेकिन इस बार पारदर्शिता के आधार पर चुनाव हुआ। आपने देखा चंदौली के पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के अपने जिला पंचायत के सदस्यों को आए थे, पैर पकड़ के रो रहे थे जैसे वो जबरी भाग रहे हो। इन लोगों के यहाँ भागम भाग मची हुई थी। और इस बार पहली बार चुनाव पारदर्शिता के आधार पर हुआ है। ये हारे हैं। जब ये लोग हारते हैं, चुनाव हारेंगे तो बताएंगे वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हुई है, मशीन के साथ। ओके उमर फारूक भी जुड़ गए, एआईएमआईएम के समर्थक हैं। उमर फारूक एआईएमआईएम बहुत देर से जुड़े हैं, आज ओवैसी भी हैं यूपी में और समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर चुनौती दे रहे हैं। उमर फारूक साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? ये जुड़ना भी क्या जुड़ना है उमर साहब, ऐसे कैसे यूपी से जुड़ेंगे? अनुराग भदौरिया जी, चलिए आप ही फिर से एक बार जवाब दीजिए। देखिए, आपने देखा कि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं। जब काम की बात करो तो पता क्या करते हैं, सैफई, अखिलेश यादव जी, नेताजी, इनसे पूछो भैया जनता के लिए क्या काम किया? सैफई, अखिलेश यादव, नेताजी। अरे भाई जनता के लिए क्या किया? सैफई, अखिलेश यादव, अरे भैया जनता ने आपको 2017 में चुना था कि आप आएंगे तो महिला सुरक्षा। तो मोदी जी कह रहे थे कि काम इतने हैं कि गिनाता ही रह जाऊंगा, खत्म ही नहीं होगी लिस्ट। डेवलप करेंगे, क्राइम खत्म होगा, अपराध खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो आपने यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया कि मेडिकल इक्विपमेंट में यहाँ पे भ्रष्टाचार होने लगा। यहाँ पे सोचिए कोविड काल में मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में भ्रष्टाचार, यहाँ पे आपने देखा टीचर भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार, पशुधन विभाग में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। और अपराध काल आप ये कब की बात कर रहे हैं? जब वो सारी शराब माफिया, सारी भर्तियों पर रोक लगाई थी कोर्ट ने आपके दौर में, आप उसकी बात कर रहे हैं अभी की बात कर रहे हैं? आपने एक नया माफिया उत्तर प्रदेश में पैदा कर दिया जिसको बोलते हैं शराब माफिया। लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो गई। ये वो सरकार है। दीजिए भाई, अशोक पांडे जी जवाब दीजिए आप। जिससे लोगों की मौतें हो रही है उसके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं बोला। ओके, तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला कि 300 दीजिए आप तो मोदी जी के साथ मंच पर थे अशोक जी। काशी में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में राजनीति का प्राधिकरण नहीं, अपराध का राजनीतिकरण ही समाजवादी पार्टी ने किया। एक नारा लगता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा। आवाज नैतिकता की बात कर रहे हैं, कहाँ के नैतिक है? जो जिसको पार्टी सत्ता में अनिल भारद्वाज जी, आपकी लास्ट है, जिसने माताओं की ठीक है अनिल भारद्वाज जी, मुद्दों पर जवाब देना होगा। मुद्दे आज उठा दिए हैं प्रधानमंत्री ने खुद आकर। आपको क्या लग रहा है, आपकी नजर में इस वक्त किसमें है कितना दम, किसमें है दम चुनौती देने की? देखिए, योगी को उत्तर प्रदेश में चुनौती देने के लिए चाहे अखिलेश यादव हों, प्रियंका भी कल आ रही हैं, तो चुनौती देने के लिए जो मुझे लगता है सारे दल तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी साहब भी हैं अब तो मैदान में। कौन कितना समीकरण साधेगा, जातीय समीकरण कितना साधेगा, विकास की बात जो सरकार कहेगी उसको कितना काट सकेगा। बस कानून व्यवस्था की, जो मुझे लगता है कानून व्यवस्था कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो पाएगा। बस जैसे अनुराग भदौरिया कह रहे भ्रष्टाचार की बात, वो भी मुझे नहीं लगता कि सीधे सीधे कुछ हो पाएगा। सब हाँ, जो कोरोना में हुआ है, कोरोना को लेकर के जो बातें उठाई जा सकती हैं अधिक से अधिक वो उठाई जा सकती हैं। और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अगर तीसरी लहर नहीं आई तो, तीसरी लहर आ गई तो मैं नहीं बता सकता। वरना जिस तरीके से विकास की बात बनारस में मोदी ने की है, वही बात एक तरह से आगे भी की जाएगी। बात विकास की होगी और सियासत के जो समीकरण यानी साधने की कोशिश हर जगह से की जाएगी। और ये शुरुआत मोदी ने की है बनारस से। और आप देखिए कल प्रियंका आ रही हैं, उसको उसी नजरिए से जोड़ा जाना चाहिए। वो 5-6 घंटे बैठक लगी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ, तो वही समीकरण है। समीकरण वही है। और मुद्दा आतंकवाद का भी जिक्र किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि पहले माफिया राज और आतंकवाद होता था, आज कानून का राज है। तो सवाल है कि क्या पूरा इलेक्शन डेवलपमेंट के एजेंडे पर ला पाएगी बीजेपी, और इस मुद्दे पर क्या किसी में दम है चुनौती देने की? देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा इस चुनाव में। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए और जीनत के साथ इस वक्त